अगर आपको पूरी तरह से एक स्टोरी को समझना पड़ेगा ना, तो आपको पहले सारे कैरेक्टर्स को याद रखना पड़ता है। रियलिटी यहां पे है कि ना मैटिल्डा के पास अच्छा फ्रॉक था, ना कोई जेवर था, कुछ भी नहीं था उसके पास। सिर्फ तो उसके बाद मैटिल्डा उसको बता रही है कि आप समझ सकती हो हम जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हम में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों मॉडर्न एजुकेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हासिल करने के लिए क्या करते हैं। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। आई होप यू आर ऑल गुड। तो बेटा, वेलकम बैक टू द गन शॉट सीरीज राइट हियर ऑन जेके बोसवाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और कंपोनेंट को स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा शॉर्ट स्टोरी सेक्शन। ठीक है बेटा, आज मैं आपको दो शॉर्ट स्टोरीज कराऊंगा। एक है शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 द नेकलेस, और शॉर्ट स्टोरी नंबर 2 है हमारी, वो कौन से बेटा, एबिली। ठीक है बेटा, आज मैं आपको दोनों शॉर्ट स्टोरीज को एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड टू वर्ड सब कुछ मैं आपको बेटा आज बता दूंगा इन दो शॉर्ट स्टोरीज के बारे में। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जो हम इन दो शॉर्ट स्टोरी से सीखेंगे, नेकलेस से आप बेटा ये चीज सीखोगे कि जो कुछ हमारे जिंदगी में है ना, वी मस्ट बी ग्रेटफुल। कभी कभार जो आपके ये डिजायर्स होते हैं ना, ये ज्यादा डिजायर्स आपको मुश्किलातों की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि इफ यू नीड अ वन, हैव अ वन, देन डोंट थिंक अबाउट 10। फिर 10 के बारे में मत सोचो बेटा, क्योंकि ये जितनी ज्यादा चाहत आप में है, जितने ज्यादा आप में डिजायर्स है, उतने ज्यादा आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी। क्योंकि इंसान के अंदर जितने भी ये मुश्किलात आ जाते हैं ना, ये इंसान के अंदर ये ग्रीड की वजह से आ जाते हैं बेटा। तो इस पहले शॉर्ट स्टोरी से आपको ये लेसन मिलेगा कि अगर इंसान इन ज्यादा डिजायर्स में रहेगा, तो एक इंसान को जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है और एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाती है ना बेटा। तो करते हैं पहले वाले शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत, जो है द नेकलेस। बट बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको इन सारे क्लासेस के नोट्स भी चाहिए। अगर आपको पूरे ये नोट्स चाहिए ना बेटा, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पीडब्ल्यू ऐप में जाना पड़ेगा, वहां से आपको क्लास नोट्स हासिल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, वहां से आप इजीली नोट्स हासिल कर लोगे। ठीक है बेटा, तो करते हैं पहले वाले शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत, जो है द नेकलेस। ठीक है बेटा, नेकलेस हम किसको बोलते हैं, हार को। हार ना, जो माला होती है, उसको हम नेकलेस कहते हैं। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है, जिसने ये लिखा है, हेनरी रेनी एल्बर्ट गाय दी मापसंद। उसकी ये बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है ना बेटा। तो इस शॉर्ट स्टोरी में बहुत कुछ चीजें आपको बेटा जानने हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बेटा जानना पड़ता है, वो है कैरेक्टर्स। क्योंकि बेहतरीन चीजें सीखने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ता है, अगर आपको पूरी तरह से एक स्टोरी को समझना पड़ेगा ना, तो आपको पहले सारे कैरेक्टर्स को याद रखना पड़ता है। जब सारे कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे ना, इसका मतलब है कि आप आराम से स्टोरी को याद कर पाओगे, आपको पूरी कहानी याद रह पाएगी। तो जो मेन कैरेक्टर है हमारा इस वाले शॉर्ट स्टोरी में, वो कोई और नहीं है, बल्कि उसका नाम है मैटिल्डा। याद रखना बेटा, क्या नाम है, मैटिल्डा। और ये जो मैटिल्डा होती है ना, ये बहुत नाखुश होती है अपनी जिंदगी में, बहुत नाखुश होती है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो कैसी जिंदगी गुजारती है, वो किस जिंदगी मतलब ना फैमिली में वो पैदा हो गई है, एक गरीब घराने में पैदा हो गई है, एक गरीब घराने में पैदा हो गई है। मगर उसके बड़े बड़े सपने थे, मगर कोई जरिया नहीं था उन सारे सपनों को पूरा करने का, है ना। कभी कभार इंसान के सपने बहुत बड़े होते हैं, जरूरी है, होने भी चाहिए बड़े बड़े सपने एक इंसान को। बट उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास वो जुर्रत, वो हौसला होना चाहिए, या आपके पास वो रिसोर्स होना चाहिए उन सारे सपनों को पूरा करने का। अगर आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है उन सारे सपनों को रियलाइज करने का, वो बन जाता है और वो बन सकता है काज ऑफ योर अनहैप्पीनेस। एग्जैक्टली दैट हैपेंड विद मैटिल्डा, कि वो जो बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसके पास कुछ ना था उन सपनों को पूरा करने के लिए, और वही बड़े बड़े सपने क्या बने, काज बने उसके अनहैप्पीनेस के। ठीक है बेटा, फिर एक दिन क्या हो जाता है, मैटिल्डा को एक खूबसूरत से पार्टी में, एक बड़े शानदार पार्टी में इनवाइट किया जाता है। ठीक है, उसके पास तो एक ड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन उसको अपने आप को सजाने के लिए कोई जेवर नहीं होता है। फिर क्या कर देता है, वो बारो करती है, उधार लेती है इस नेकलेस को अपने दोस्त से,
और फिर क्या हो जाता है, आखिरकार पार्टी के बाद वो नेकलेस उससे खो जाता है। फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है वो बहुत ही आयरॉनिकल है। आप कह रहे हैं कि अब आप इस कहानी को पढ़ लीजिए और ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स को जानिए जिसकी वजह से लेटर ऑन मैटिल्डा की पूरी ज़िंदगी की जो शेप है वो बदल गई है। चलिए कहानी को पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार मैटिल्डा के लाइफ में वो क्या रहा है और क्या हो जाता है उस नेकलेस को खोने के बाद। ठीक है बेटा? ये था थोड़ा-सा ओवरव्यू हमारा शॉर्ट स्टोरी नेकलेस का। अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे। मैं आपको बेटा हर एक चीज़ इस स्टोरी के बारे में बताऊँगा। बस आप जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखते जाइए क्योंकि मैं समराइज़ तो नहीं मैं सारा पढ़ाऊँगा बट सिर्फ़ मैं आपको कहानी के तौर पर ये बता देता हूँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ आए। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बेटा परवाह करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये आपके लिए ये लेक्चर एनफ है, काफ़ी है ये लेक्चर और इस लेक्चर से आपको पूरा हासिल हो जाएगा। ठीक है बेटा? अगर आपने पढ़ा भी तो रिवीजन के तौर पर ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। ठीक है बेटा? देख लो क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मैटिल्डा थी क्योंकि शी से स्टार्ट होती है स्टोरी। मैटिल्डा जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। मतलब उन खूबसूरत औरतों में से वो भी एक थी। ठीक है? मगर किस्मत की मतलब या हम कहें किस्मत की वजह से या थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी बदकिस्मत की वजह से उसका जन्म एक क्लर्क के घराने में हुआ। ठीक है? मतलब एक पुअर फैमिली में उसका जन्म हो गया था। उसके पास ना डाउरी था मतलब दहेज देने के लिए ना कुछ था, ना उम्मीदें थे, ना कोई ज़रिया था बहुत नून होना मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होना। कोई ऐसा ज़रिया उसके पास ना था, ना उस कोई ऐसा ज़रिया था जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाए, ना या उससे शादी किसी एक रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड इंसान से हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये चीज़ें उसके साथ हो जाते। लेकिन उसको फिर अपने आप को एलो करना पड़ा, एक ऐसे इंसान से शादी करना जो एक सिंपल क्लर्क होता है, कहाँ पे? ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे एक क्लर्क होता है, उसी से उसकी शादी करनी पड़ती है। क्यों उसी से शादी करनी पड़ती है? क्योंकि ये खुद एक ऐसी ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। मान लो उतने ज़्यादा हाई-फाई लोग नहीं होते, इसीलिए वो चीज़ें उसको नहीं मिल सकते हैं जो वो चाहती थी। ठीक है बेटा? उसके बाद क्या बता देते हैं? मैटिल्डा एक सिंपल गर्ल थी। शी वाज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, ठीक है? मगर वो ज़िंदगी में नाखुश थी। समझ लेना बेटा, व्हाई? शी वाज़ अनग्रेटफुल इन द लाइफ। वो अनग्रेटफुल थी, ज़िंदगी के उसूल को नहीं समझ पाती थी, ठीक है? यही कारण था वो अनहैप्पी रहा करती थी। वो कंटिन्यूअसली मतलब ना फ़ील करती थी कि वो पैदा हो गई है इन्हीं डेलिकेसीज़ के लिए, बड़े मज़ेदार शान-ओ-शौकत ज़िंदगी के लिए वो पैदा हो गई है। इन्हीं चीज़ों को वो पसंद करती थी, ठीक है? वो लग्ज़रीज़ को पसंद करती थी। फिर क्या करती थी? वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी। फिर जब सपने बड़े-बड़े हो गए ना, उन चीज़ों का ये रखते हैं ना, फिर जो चीज़ें उसको रियलिटी में है, वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वो ज़्यादा उसको तकलीफ़ देते थे। फिर जब वो अपने अपार्टमेंट की पॉवर्टी देखती थी, अपने ये गंदे वॉल्स को देखती थी, फटे हुए चेयर्स को देखती थी ना, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर और गुस्सा दिलाते थे। क्यों? क्योंकि सपने बड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर जब भी वो अपोज़िट बैठती थी मतलब डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के अपोज़िट बैठा करती थी ना उसी टाइम पे उसका जो हस्बैंड था, उसने एक टुरीन टुरीन मान लो एक ऐसा ही कोई आपके पास बकेट या कुछ भी, उस टुरीन का जब वो ढक्कन उठा देता है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा खुशबू निकल जाती है, महक निकल जाती है और उसका हस्बैंड कहता है, "ओह! गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट।" उसके बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि, "अरे! क्या मस्त है, क्या अच्छा पॉट पाई है, ये एक किस्म का खाना है, कितना मज़ा मुझे इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं जानता हूँ।" मतलब इतना प्यारा है, इतना मज़ेदार है उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन वो किनके बारे में सोचती थी, उसको बिल्कुल भी ध्यान वहाँ की ओर नहीं था, बल्कि वो अपने ही ख्वाबों में डूबी थी। मतलब वही एलिगेंट डिनर्स, बड़े-बड़े शाइनिंग सिल्वर्स में और वो समझती थी कि फिर उसको क्या सोचती थी, उसी एक्सक्यूविस्ट फूड को जो बड़े मार्वेलस डिशेज़ में सर्व किया जाएगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में वो सोचती थी, ठीक है? मगर एक रियलिटी यहाँ पे है कि ना मैटिल्डा के पास अच्छा फ्रॉक था, ना कोई ज़ेवर था। कुछ भी नहीं था उसके पास, सिर्फ़ वो उन चीज़ों को प्यार करती थी। सिर्फ़ वही इन्हीं चीज़ों के ख़्यालों मतलब उन्हीं चीज़ों को अपने ख़्याल में डाला जाती थी। इस तरह मैटिल्डा का कैरेक्टर था, इस तरह मैटिल्डा थी। ठीक है बेटा? और यही अभी तक हमें समझ आया कि अनहैप्पी वो ज़िंदगी में क्यों थी। फिर उसके बाद क्या बताते हैं कि उसकी एक रिच फ्रेंड थी, अमीर एक दोस्त थी। ठीक है? एक स्कूलमेट थी वो, कॉन्वेंट में एक साथ पढ़ते थे। वो पसंद नहीं करती थी उसके घर जाना, क्योंकि अमीर थी ना। फिर जब वो वापस घर आ जाती थी ना, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी।
क्यों? क्योंकि वहां पे वो अलग दुनिया देखती थी, उसका दुनिया कुछ अलग था। फिर जब वापस घर आ जाती थी ना, बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी, है ना? फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, देखो बेटा क्या, क्योंकि फिर अगर बड़े सपने होंगे ना आपके पास, फिर अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो ना, फिर आपको पछताने और मुसीबतदा होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यहां से हम एक सबक अपने लिए सीखते हैं कि वी मस्ट बी ग्रेटफुल वट एवर वी हैव गॉट। जो कुछ भी हमारे जिंदगी में है ना, बेटा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। नहीं है, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को अलग अलग बनाया है, बट जो हमारे नसीब में है, हमें वो मिल रहा है, तो बी ग्रेटफुल, शुक्र करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जितना इंसान अपने आप को इस ग्रेटफुलनेस में रहेगा, जब एक इंसान ये ग्रेटफुल रहेगा ना, तो शायद इस तरह की मुसीबतें, इस तरह के मिजरीज, इस तरह के प्रॉब्लम्स एक इंसान के लाइफ में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, जिंदगी सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, जिंदगी कुछ और है। जिंदगी जिसमें हम गुजर रहे हैं ना, ये कुछ दिनों की खेल है, फिर उसके बाद ये खेल खत्म हो जाती है जब हम गुजर जाते हैं। तो इसलिए हमें इस जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए ताकि हम जिंदगी के उसूलों को समझ सके, दुनिया के प्रिंसिपल्स को समझ के जिंदगी को चलाए, जिंदगी को आगे बढ़ाए। ना कि हम जिंदगी में उन सिर्फ वो चीजें करें, वो चीजें दिमाग में रखें जो हमारे लिए इस जिंदगी का जो मकसद है, उस मकसद को हम भूल जाए। ठीक है मेरी जान? फिर क्या हो जाता है एक दिन, देख लो, फिर एक दिन उसका हस्बैंड एक इवनिंग के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे, उसका हस्बैंड बहुत खुश होता है जब वो घर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। एनवेलप, यू अंडरस्टैंड, एक लिफाफा होता है। और उसके बाद जैसे वो लिफाफा होता है ना उसके पास, वो आता है अपने वाइफ के पास, वो मेटला को बोलता है, ले लो ये आपके लिए, हाँ, हियर इज समथिंग फॉर यू। तो मेटिल्डा क्या बोलती है? जैसी मेटिल्डा दिखती है ना, वो क्विकली इस प्रिंटेड कार्ड को मतलब खोल देती है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, क्या? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ Mr. and Madam Loisel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। That means ये एक इनविटेशन कार्ड था। एक मिनिस्टर के घर में एक बड़ी सी पार्टी थी, और इस पार्टी में मैडम लॉयजल मतलब मैटिल्डा, क्योंकि उसका हस्बैंड का नाम होता है मिस्टर लॉयजल और मैडम लॉयजल को वहां के लिए बुलाया गया है। कब? 18 जनवरी, उनके घर मिनिस्टर के रेजिडेंस पे वहां पे। लेकिन खुश होने के बजाय मेटिल्डा क्या हो जाती है, जो उसके हस्बैंड ने उम्मीद की होती थी कि अब इस कार्ड को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन वो खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हाँ, और उसको फेंकती है इस इनविटेशन को, और मर करने लगती है, मतलब ना वो धीमी आवाज में कहने लगती है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं इस कार्ड का, मैं इस एनवेलप का, इस इनविटेशन का मैं क्या करूं? तो हस्बैंड जवाब देता है, अरे मेरी प्यारी दुल्हन, अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं चाहता था कि आप इससे बहुत खुश हो जाओगी। मैंने ये सोचा था आप बहुत खुश हो जाओगी, क्योंकि आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, और ये एक ऐसा ओकेज़न है और इतना ज़बरदस्त है। हर एक चाहता है हमें एक ऐसा मिले, बट ये बहुत सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। हर एक एम्प्लॉइज़ को ऐसे इन्विटेशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है? आप वहाँ पे एक होल वर्ल्ड ऑफिशियल्स का देखोगे, मतलब एक अलग दुनिया आप वहाँ पे देखोगे, अमीर लोगों को आप वहाँ पे देखोगे, ठीक? लेकिन मैटिल्डा उसकी ओर बड़ी है ना इरिटेटिंग आई से देखती है, बड़े ना बहुत ना वो गुस्से में देखती है, और बेसब्री से उसको कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि मैं वहां जाने के लिए क्या पहनूं, ऐसी चीजें क्या पहनूं, क्या पहन के मैं जाऊं, हाँ? गुस्सा करके बोलने लगी। लेकिन मिस्टर लॉयजल ने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। तो अब ये उसको बता, अरे मेरी प्यारी, आप क्यों ऐसा बोल रही हो? आप वही ड्रेस पहनो, जब भी हम थिएटर जाते हैं वो पहन के लाओ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और उदास भी हो जाता है जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखता है। जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखता है ना, वो उदास हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टैमर करता है ना, मतलब वो तोतलापन जैसा उसमें आता है, तो फिर बता देता है अपनी वाइफ को, "अरे! अरे मैटिल्डा, व्हाट इज़ द मैटर? अरे क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो इतना? हुआ क्या कि आप इतना रो रही हो? मुझे तो बता दो, हुआ क्या आपको? आप रो रही हो?" ठीक है? तो वो क्या जवाब दे रही है, लेकिन आखिर में वायलेंट एफर्ट के बाद, और जब वो अपने इन आंसू को साफ करती है, ठीक है, अपने इन गालों से, फिर बोलने लगती है अपने हस्बैंड को, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और इसलिए मैं अब इस एफियर यहाँ पे मतलब बाल, ये पार्टी, अब इस एफियर में मैं नहीं जाऊंगी। आप एक कार्ड किसी अपने कुली को दे दो, जिसकी वाइफ मुझे बेहतर दिखने में होगी, जिसके पास अच्छे कपड़े वपड़े होंगे, उसको दे के आ जाओ। हाँ, लेकिन ऐसा हस्बैंड तो नहीं करेगा, प्यारा है, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तो ये उसको वहां से बता देता है, क्या?
अब ये उसको बता, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ मैटिल्डा। मुझे बताओ एक अच्छा-सा कॉस्ट्यूम कितने में आएगा? ऐसा कुछ जो बाकी ओकेजन्स के लिए भी सर्व करेगा, जो बाकी ओकेजन्स पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे बताओ कितने में आएगा? हाँ? कुछ ना ऐसा ड्रेस लाओ जो सिंपल हो। तो वो क्या जवाब देती है देख लो। वो कुछ टाइम तक सोचती है कि मैं कितना अमाउंट बोलूँ, जिसको उसका हस्बैंड क्या ना करे, जल्दी रिफ्यूज़ ना करे, इनकार ना करे। तो सोचने के बाद ये उसको बता देती है कि एक अच्छा-सा एक हेजिटेटिंग वॉइस में मैटिल्डा उसको बता देती है कि तकरीबन एक अच्छा-सा ड्रेस तकरीबन 400 400 फ्रैंक्स में आएगा। मतलब 400 फ्रैंक्स में ये कवर होगा। फ्रेंच क्या है बेटा? ये करेंसी है जो फ्रांस में इस्तेमाल की जाती है, और बोलने लगी उसको कि तकरीबन 400 फ्रैंक्स में ये एक अच्छा ड्रेस आएगा। और ये सुन के क्या हुआ है कि मिस्टर लॉयज़ल पेल हो गया है। बेचारा क्यों गरीब है, लेकिन उसने ये अमाउंट जमा किया था और उसने ये सोचा था कि वो एक गन खरीदेगा, मतलब ना हंटिंग के लिए। वो हंटिंग गन खरीदेगा ताकि वो हंटिंग पार्टी को नेक्स्ट समर में वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा शूट करने के लिए। किनको? इन लार्क्स को। ये लार्क एक बर्ड है, उन बर्ड्स को शिकार करने के लिए संडेज जाया करते थे। वो भी जाया करेगा। बहरहाल उसने अब अपनी वाइफ को बोला है, चलो ठीक है, मैं आपको 400 फ्रैंक्स देता हूं, फिर अब आप क्या कर लेना, एक अच्छा सा ड्रेस आप खरीद लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अब ड्रेस तो खरीद लिया, अब वो बाल का टाइम आ गया, बाल माने उस इवेंट का टाइम आ गया है, ठीक है। लेकिन मैडम लॉयज़ल मतलब मैटिल्डा वो अभी भी डिस्टर्ब थी, एंग्ज़ियस थी, हाँ। हालाँकि जो ड्रेस था वो नियरली रेडी था, लेकिन उसका हस्बैंड जब एक इवनिंग बता देता है उसको, "अच्छा अब मुझे बता दो क्या मसला है आपके साथ? व्हाट हैपेंड नाउ? अब क्या हुआ आपको कि अब आप उदास हो? कुछ दिनों से, कुछ 2-3 दिनों से आप तो बहुत ही क्या हो, बहुत ही मतलब एंग्ज़ियस हो, परेशान हो, हुआ क्या है?" लेकिन वो जवाब वहाँ से देती है कि वो मतलब वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास कोई जेवर नहीं है। जेवर मतलब उसके पास कोई ज़ेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए। क्योंकि मतलब मेरा ये चेहरा है ना, ये गरीबी से छाया हुआ है, ठीक है? और इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी, ठीक है? और वो जवाब देता है कि अरे! आप तो कुछ नेचुरल फ्लावर्स भी लगा सकती हो, और इस मौसम में वो तो बड़े फैशनेबल लगते हैं, बड़े ही चिक लगते हैं। हुँ? लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि ये नेचुरल फ्लावर्स लगाए, ठीक है? और वो बताने लगी उसको, अपने हस्बैंड को, कि इस मतलब ऐसा करना, ये तो बहुत ही ह्यूमिलिएशन होगी, मतलब इससे बढ़कर ह्यूमिलिएशन कुछ भी नहीं होगी इन अमीर औरतों के बीच में, अगर मैं ऐसे जाऊँगी, ये मुझसे मतलब इससे बढ़कर कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होगी। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड मतलब ना खुश होके बोलने लगा, मतलब याद करके ना, जब ना एक शॉक जैसा लगता है, "अरे! अरे! हम तो भूल ही गए, हम कितने स्टूपिड हैं। अरे जाओ अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर के पास, उसको कोई वो ज्वेलर्स उधार माँगो, ठीक है?" और वो भी बहुत खुश हो जाती है और वो भी बहुत चीखती है खुशी से, "अरे ये तो सच बात है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था।" ठीक है? अब ये जाएगी कहाँ पे? अपने दोस्त के पास उससे माँगने के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो जाती है अपने दोस्त के पास, पूरी अपनी इस मुसीबत की कहानी उसको सुनाती है। फिर मैडम फॉरेस्टर चली जाती है अपनी एक अलमारी के पास, वहाँ से एक बड़ा-सा ज्वेल का केस निकाल देती है, ओपन करती है उसको और बता देती है अब मैटिल्डा को, "अरे मेरी प्यारी दोस्त, उठाओ जो आपको उठाना है, चूज़ करो जो आपको चूज़ करना है।" फिर उसके बाद मैटिल्डा पहले कुछ ब्रेसलेट्स को देखती है, फिर कॉल ऑफ पर्ल्स को देखती है, फिर उसके बाद जो ना वो वैनिटी एंड क्रॉस ऑफ गोल्ड को देखती है, जो वर्क इन मतलब ना एडमायरेबल वर्कमैनशिप जो थी, मतलब सिंपल बात है कि जो अच्छी कारीगरों ने बनाया था। और उसके बाद बहुत सारे ज्वेलर्स को देखती है और हेजिटेट करती है। ना अब वो अब डिसाइड कर पाती है किसी को लेना ना छोड़ना। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है बहुत सारा देख के। उसके बाद वो अपनी दोस्त को और बोलती है, "क्या क्या और भी है आपके पास कुछ?" तो मैटिल्डा ये उसकी दोस्त उसको बता रहा है, "अरे क्यों? हाँ, यस, खुद देख लो। आपको क्या पसंद आएगा, जो आपको पसंद आएगा वो पहन लो।" ठीक? उसके बाद सडनली वो क्या डिस्कवर कर देती है बेटा, उसको एक ब्लैक सैटिन बुक्स की ओर नज़र पड़ती है। किसको? मैटिल्डा को। और उसमें एक सुपर्ब नेकलेस होता है डायमंड्स का, और उसके हाथ ऐसे काँपते हैं, हाँ? जब वो उसको निकाल देती है, व्हेन शी टूक इट आउट, जब वो उसको बाहर निकालती है। फिर उसके बाद वो अपने इस दोस्त को हेजिटेटिंग वॉइस में बोलती है, "क्या आप मुझे ये दोगे? सिर्फ़ मुझे ये दे दो।" ठीक है? तो उसकी और उसके बाद जब ये क्या करती है ना, परेशान आलम में बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है? वो बोलती है, "हाँ, बेशक क्यों नहीं?" फिर उसके बाद वो उसको गले लगा देती है, ठीक है? एम्ब्रेस करती है, गले लगाती है बड़े मतलब प्यार से, और उसके बाद ये जब ना चक करते हैं और जब ये अपने गले पर भी इसको रखती है, इस ड्रेस के साथ मैच करने के लिए, तो ये बहुत ही चमकता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि, "ये दे दो मुझे और कुछ भी नहीं", और वो लेके वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है बेटा?
क्लियर हो गया। वहां से उठा के वो वहां से निकल जाती है। फिर जैसे ही वो दिन आ जाता है, बाल का टाइम आ जाता है, ठीक है, वो दिन आता है और जो मैडम लॉयजल होती है ना, वो बहुत ही बड़ी सक्सेस होती है वहां पे, क्योंकि ये सारे औरतों में सबसे प्रीटीएस्ट होती है, एलिगेंट होती है, हाँ, स्माइल करती हुई फुल ऑफ जॉय होती है मैटरला वहां पे, ठीक है। सब मर्द हजरात वहां पे उसको नोटिस करते हैं क्योंकि खूबसूरत होती है, और कुछ उसका नाम भी पूछते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि उसके साथ बातचीत करे, प्रेजेंट करे अपने आप को, और वो बड़े एंथुसियाज्म के साथ डांस करते हैं, मतलब ना बड़े मजे में वो वहां पे क्या करती है, एंजॉय करती है। कौन? मैटिल्डा, ठीक है। लेकिन उसका हस्बैंड जो होता है ना, और फिर क्या बता रहे हैं, वो अब जब वो वहां होते हैं ना, वो कुछ भी और नहीं सोचते हैं, बल्कि इसी एडमायरेशन के बारे में, इस विक्ट्री के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा कंप्लीट और स्वीट टू हर हार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका हस्बैंड होता है, देख लो बेटा, कह रहे हैं कि अ, फिर तकरीबन 4 बजे के करीब वो घर जाते हैं, लेकिन उस रात जब ये पार्टी होती है ना, उसका हस्बैंड हाफ स्लीप कहाँ पे, एक सैलून में जाता है, मिडनाइट से वो वहां पे होता है, और भी कुछ जेंटलमैन के साथ, और उनके वाइव्स एंजॉय करते होंगे, मतलब एंजॉय करते हैं पार्टी में, और ये एक सैलून में बैठे हुए होते हैं सोते हुए। क्यों? क्योंकि उनको बेचारों को पता होता है कि कल हमें काम पर जाना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, और मिस्टर लॉयजल आता है, और उन्होंने अपने साथ एक, मान लो एक शाल जैसा रैप, एक जो ना हम लगाते हैं, ऊपर से लपेटते हैं, तो उसने भी एक ऐसा ही शाल लाया था। जैसे ही, सुबह का टाइम था ना, सुबह के 4 बजे थे, और उसको उसके शोल्डर्स पे लगा देता है। जैसे ही उसके शोल्डर्स पर ये लगा देता है ना, तो वो गरीबी दोबारा छा जाती है इस बाल कॉस्ट्यूम पर, और वो अब मेटल्डा चाहती है कि जल्दी जल्दी वहां से निकलना, ताकि बाकी औरतें उसको ना देखे, जो इन बड़े बड़े रिच फर्ज में थे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉयजल ने उसको रोकने की कोशिश की थी, बोला उसको, अरे इंतजार करो, मैं कैब को बुला देता हूं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, और वो जल्दी जल्दी स्टेप से नीचे चली गई, और उसके बाद वो चल रहे थे स्ट्रीट पर, कोई कैरेज उनको नजर नहीं आ रहा था, और वो मतलब ना पुकारने लगे एक कोचमैन को, जो उनको दूर से नजर आया, बट उनको नहीं मिला। फिर आखिरकार क्या हुआ था, अब वो एक रिवर के साइड में चल रहे थे, हाँ, होपलेस थे, शिवर कर, होपलेस क्यों थे, गाड़ी नहीं मिल रही थी, का मतलब शिवर कर रहे थे सर्दी से, ठीक है। आखिरकार उनको एक ओल्ड कैरेज मिला है, जो पेरिस में नाइट फॉल में मिलता है, और इस ओल्ड कैरेज ने उनको कहां पे पहुंचाया है, बराबर अपने घर के दरवाजे पर, और उसके बाद वो थके हुए अपने अपार्टमेंट की ओर चले गए थे। और अब ये मेटल्डा के लिए अब पूरा हो गया था, मतलब नाउ इट वाज कंप्लीट, मेटल्डा के लिए ये जो पार्टी थी ये सक्सेस हो गया, तो बहुत ही खूबसूरत था। अब जो उसका हस्बैंड था, उसका अगर उसकी बात करें, किया जाए, उसको याद था कि अरे उसको जल्दी कल 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो वो बेचारा जल्दी सोने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसने, जैसे मेटल्डा ने अब वो ऊपर से रैप खोला, मतलब ऊपर से अपने इसमें, ताकि वो आखिरी बार अपने आप को इस खूबसूरत ड्रेस और इस नेकलेस के साथ देखे। जैसे उसने रैप को उठाया, तो सडनली उसने चीखा। क्या चीखा? क्यों? क्योंकि उसको वो नेकलेस गले में नहीं मिला। और उसके बाद, चीखने के बाद, जो उसका हस्बैंड था, वो बेचारा उठ गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ ड्रेस्ड था, ठीक है। जैसे वो उठा, तो वो उसको बताने लगा, अरे क्या हुआ? तो मैडम फॉरेस्टर, या हम कहेंगे मैटिल्डा, मैटिल्डा उसको बता देती है कि मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस मेरे गले में नहीं है। तो वो बहुत उदास हो जाता है, कह रहा है कि अरे कैसे, क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने ड्रेस के फोल्ड्स में देखते हैं, मतलब पॉकेट्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, कहीं पे भी उनको ये नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ये उसको बता देता है, कौन? हस्बैंड, क्या आप श्योर हो, जब हम मिनिस्टर के हाउस से निकले उस टाइम पे आपको वो लगा हुआ था? तो क्या जवाब देती है मैटिल्डा? यस, मैंने वो फील किया है, मुझे वो लगा के था। फिर उसके बाद हस्बैंड उसको बताता है, फिर हमने उसको कहाँ पे, स्ट्रीट पे खोया होगा, हाँ, अगर उस वहां पे गिरा होता, तो हम उसके गिरने की आवाज तो सुनते, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसको बता रहा है कि शायद वो फिर कैब में गिरा होगा। फिर ये उसको बताता है, क्या, हाँ ये पॉसिबल है, कैब में गिरा होगा। फिर उसके बाद ये उसको बताता है, क्या आपने उस कैब का नंबर उठा लिया है? वो बता देती है, नहीं। क्या आपने उठाया? क्या है कि नहीं। तो दोनों क्या हो जाते हैं, जब दोनों ने ये नहीं लिया होता है, तो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मायूस हो जाते हैं। फाइनली लॉयजल वापस कपड़े पहनते हैं, और अपनी वाइफ को बता देता है कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, वापस में जा रहा हूँ। कहाँ वापस में जा रहा हूँ? उसी ट्रैक से जहां से हम पैदल चले हैं, ताकि कहीं पे भी मुझे वो मिलेगा। और वो चला जाता है, और इवनिंग, और मेटल्डा अपनी इवनिंग गाउन में ही रह पाती है, क्योंकि वो बेचारी क्या नहीं कर पाती है, वो मतलब सोने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि इतना बड़ा सदमा आ गया है, मेटल्डा का डायमंड नेकलेस खो गया है, ठीक है। फिर सुबह के 7 बज जाते हैं, हाँ,
उसका हस्बैंड वापस आ जाते हैं ना, कहीं से कुछ नहीं मिलता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है, कैब ऑफिसर जाता है, एडवर्टाइजमेंट लगा देता है न्यूज़पेपर में, कुछ रिवार्ड भी रखता है कि अगर किसी को मिलेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा और पूरा दिन मैटिल्डा मतलब मायूसी के आलम में, कन्फ्यूजन के आलम में वहाँ पे बैठी हुई होती है। फिर जब शाम के टाइम पे लोइज़ल वापस आ जाता है ना, उसका भी चेहरा पेल हुआ होता है और उसको भी कहीं से कुछ भी नहीं मिला होता है। ठीक है? फिर उसके बाद मिस्टर लॉयज़ल अपनी वाइफ को बता देता है कि अब अपनी दोस्त को, मैडम फॉरेस्टर नाम होता है बेटा, उसको एक लेटर लिखो और उसमें उसको लिख लो कि नेकलेस का जो क्लैस्प होता है ना, वो जो ना वो लॉक वो टूट गया है और उसको रिपेयर करने में हमें कुछ टाइम लगेगा और मैटिल्डा वैसा का वैसा ही करता है जैसा हस्बैंड बोलता है, ताकि उनको कुछ टाइम मिले सोचने के लिए। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो जाता है? एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? फिर उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, 1 हफ्ता जब गुज़र देता है, सारी उम्मीदें खत्म हो जाते हैं। फिर जो ये मिस्टर लॉयज़ल होता है ना, ये 5 साल बड़े होते हैं मैटिल्डा से। फिर ये बता देता है अपनी वाइफ़ को कि अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब अब हमें नया लाना पड़ेगा। फिर वो एक शॉप पे जाते हैं, पैलेस रॉयल में, और वहाँ पे वो बराबर वैसा ही डायमंड देखते हैं, एग्ज़ैक्टली पहला वाला जैसा जो उन्होंने खो दिया था, लेकिन उसका वैल्यू 40,000 फ्रैंक्स था। अभी तो बेटा पड़ा, अपनी ड्रेस तो 400 का था, उससे उसका कलर पेल हो गया है। अब डायमंड कितने का है? 40,000 का। कहाँ 400, कहाँ 40,000, ठीक है? और लेकिन एट द एंड उनको ये कितने में मिल सकता है? 36,000 में। फिर जो ये था मिस्टर लॉयज़ल, उसको वरासत में 18,000 मिले थे, जो फादर ने उसके लिए छोड़े थे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, वो कुछ पैसे बाकी मनी लेंडर से लाता है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना वो डिज़ास्टर प्रॉमिसेस करते हैं उनसे, इन सारे यूज़र से ये पैसे लेता है, जितने भी ये मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है? उनसे लेके फिर क्या कर देता है, ये चले जाते हैं नए नेकलेस को खरीदने के लिए। फिर वो जाते हैं उस मर्चेंट के काउंटर पर और उसके सामने 36,000 डालते हैं और ये नया नेकलेस खरीदते हैं। ठीक है? उसके बाद मैडम लॉयज़ल वापस जाती है, ये मैडम फॉरेस्टर को देने के लिए, और वो फिर बहुत ही थोड़ा-सा ना गुस्से में आके उसको बोलती है कि आपको ये जल्दी मुझे लाना था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती। लेकिन मैडम फॉरेस्टर इसको खोलती नहीं है, इस जेवल बॉक्स को जो मैडम लॉयज़ल ने दिया, और मैडम लॉयज़ल बहुत डरी हुई थी कि अगर वो देखेगी कि ये नया है, उन्होंने ये मतलब अगर उसको पता चलेगा कि ये सबस्टिट्यूशन है, शायद वो क्या कहेगी? शायद वो मुझे एक चोर समझेगी, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैडम लॉयज़ल अब जानती है, अब लाइफ ऑफ हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटीज, अब उसको मुसीबत वाली जिंदगी का अब अंदाजा हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे, अब ये कर्जा उतारना था, क्योंकि अब उसको अपना रोल अदा करना था, और हीरोइकली मैटिल्डा ने अपना रोल अदा किया था। अब क्या था, अब ये सारा कर्जा उठाने के लिए, ये ना चुकाने के लिए उसको पे करना था। तो उन्होंने मेड को अपने घर से निकाला, उन्होंने अपने जहाँ पे वो रह रहे थे उस अकोमोडेशन को चेंज किया। उन्होंने एक मकान के ऊपर छत के नीचे जो वो कमरे होते हैं ना, एटिक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे वो रेंटेड रहे। उन्होंने क्या किया है, मैटिल्डा ने वो सारे ओडियस वर्क, मतलब ना वो अनप्लेजेंट वर्क किचन का खुद सीखा है। वो अब बर्तनें धोती है, सब काम खुद करती है, उन सॉलिड लिनन को खुद वॉश करती है, और क्लोथ्स और डिस्क्लोथ्स खुद करती है, और मतलब कपड़े सुखा देती है, मतलब हर एक काम वो खुद कर देती है, ठीक है? सुबह से शाम तक क्या करती थी, कभी-कभार पानी लाने के लिए जाती थी, और जब पानी लाने के लिए जाती और बीच में रुक जाती थी सांस लेने के लिए, फिर एक मतलब एक ऑर्डिनरी औरत की तरह वो अब क्या करती है, कपड़े लगा देती है, ठीक है? ग्रोसर के पास, बुचर के पास, फ्रूटर के पास बास्केट लेके जाती थी अपने आम में, और शॉपिंग के लिए जब शॉपिंग करती थी ना, हर एक पैसे के लिए वो बार्गेनिंग करती थी। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली ज़िंदगी उनके लिए आ गई है, ठीक है? और जो उसका हस्बैंड भी था बेचारा, वो भी ओवरटाइम काम करने लगा। कभी-कभार किसी मर्चेंट के पास जाता था, उसको इन किताबों को ऑर्डर में रखता था, और नाइट्स में भी एक और काम करता था, और हर एक कॉपी करने के लिए उसको 5 एक पेज को कॉपी करने के लिए मिलते थे, और ये ज़िंदगी उनके लिए 10 साल तक चली, और 10 साल के बाद वो सारा कर्जा उन्होंने चुका लिया है बेटा। देखो, छोटी-सी गलती से कितना ज़िंदगी ने उनको कहाँ से कहाँ लेके गई। फिर उसके बाद मैडम लॉयज़ल अब बूढ़ी लग रही है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन बन गई है, क्रूड वुमन बन गई है अपनी पुअर हाउस होल्ड की। उसके बाल भी अब बिखरे हुए होते हैं, और उसकी स्कर्ट भी अच्छे से नहीं होती है, उसके हाथ भी रेड हो गए थे, और वो लव ट्यून में भी अब बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो जो पहले वो एक खूबसूरत तरीका था
वो प्रोफेशनलिज्म था जिंदगी का, वो खत्म हो गया है, ठीक है। और वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े वाटर के उन बकेट से फ्लोर को धोया करती है। कभी कभार जब उसका हस्बैंड घर में नहीं हुआ करता था, फिर वो अपने आप को एक सीट पर बैठ जाती थी विंडो पर और याद करती थी उस इवनिंग पार्टी को जो उस फॉर्मर टाइम में गुजरा, और उस बाल को याद करती, उस पार्टी को याद करती थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा फ्लैटर्ड थी, ठीक है बेटा। फिर क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि यहाँ पे अब हमसे रीडर से एक सवाल पूछते कि अगर ऐसा ना होता हुआ होता उसकी जिंदगी में, अगर उन्हें नेकलेस ना खोया होता, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। कैसी उसकी जिंदगी होती अगर उसने नेकलेस ना खोया होता। लेकिन कौन जानता क्या होता है जिंदगी, तो जिंदगी में क्या होता है कौन जानता है, क्योंकि जो जो जिंदगी है ना, इट इज फुल ऑफ चेंजेस। क्योंकि छोटे ही चीज से एक इंसान की जिंदगी या संवर सकती है या बर्बाद हो सकती है। फिर एक संडे वो मतलब वॉक पे जा रही थी चैमिस इलियस रास्ते से, ताकि वो इन आ, हफ्ते की चीजों से बाहर आ सके, थोड़ा मतलब वॉक कर रही थी और उसको नजर पड़ती है एक औरत की ओर जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि वो मैडम फॉरेस्टर थी, अभी भी जवान खूबसूरत, मतलब अपने उस एलिगेंट मैनर में, मतलब उसकी ओर नजर पड़ती है, बड़ी अभी भी अट्रैक्टिव होती है। कौन, ये मैडम फॉरेस्टर। फिर उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, तो मैडम लॉयजल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है जब वो उसको देखती है। फिर वो अपने आप से कहती है कि क्या मैं जाऊँ उससे बात करूँ? और उसके बाद कह रही है कि बेशक, अब उन्होंने सारा कर्ज़ा तो भी चुका लिया है, अब उसको करना चाहिए, व्हाई नॉट? और वो उसके नज़दीक जाती है और मैडम फॉरेस्टर वो कहती है गुड मॉर्निंग जैनी, ठीक है? जैसे ही गुड मॉर्निंग जैनी बता देती है ना, तो उसकी दोस्त बिल्कुल उसको पहचानती नहीं है, वो हैरान हो जाती है कि इतने फ़ैमिलियरली कौन कैसे एक इंसान को एड्रेस करे, एक कॉमन पर्सनेज मतलब ऐसा नाम लेके। तो वो वहाँ से स्टैमर करते बोलती है उसको, मैडम मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपको कोई गलती हो गई है। लेकिन मैटिल्डा बोलते हैं नहीं, नहीं मुझे कोई गलती नहीं हुई, मैं मैटिल्डा लॉयज़ल हूँ आपकी दोस्त। और उसके बाद जब ये सुनती है ना मैडम फॉरेस्टर, वो बेचारी हैरान हो जाती है और वो भी चीखती है, अरे मेरी प्यारी गरीब मैटिल्डा, आप इतनी चेंज कैसे आई आपकी ज़िंदगी में? तो मैटिल्डा जवाब देती है, हाँ, ये हार्ड डेज़ तब से मुझे आए हैं जब से मैंने आपको देखा है। ये सारी मिज़रेबल ज़िंदगी मुझे आई है सिर्फ़ आपकी वजह से। तो फॉरेस्टर बता रही है, मेरी वजह से? कैसे? हाउ इज़ दैट? कैसे? मैंने क्या किया मेरी वजह से ये हुआ? तो उसके बाद मैटिल्डा उसको बता देती है, क्या? क्या आपको याद है वो नेकलेस, डायमंड नेकलेस जो आपने मुझे दे दिया था? उस मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए। वो कह रही है, हाँ, बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है। तो ये उसको बता देती है, वो मैंने खोया था। तो वो खो गया मुझसे। लेकिन मैडम फॉरेस्टर बोले, अरे कैसे? आपने तो वापस लाया एग्ज़ैक्टली, हाँ, आपने तो वापस लाया। तो ये बता रहे हैं कि मैंने दूसरा लाया, वो एग्ज़ैक्टली पहला वाला जैसा। और उसको चुकाने के लिए हमें 10 साल लगे, ठीक है? तो उसके बाद मैटिल्डा उसको बता रही है कि आप समझ सकती हो, हम जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हमने वो फिनिश किया है, अब मैं डिसेंटली कॉन्टेंट हूँ, अब मैं सैटिस्फाइड हूँ ज़िंदगी में कि वो सारा कर्ज़ा हमसे मतलब हमने वो सारा चुका दिया है। फिर मैडम फॉरेस्टर मतलब रुक जाती है, हाँ? शी स्टॉप्ड शॉर्ट और बता देती है, इसका मतलब है कि आपने डायमंड का नेकलेस लाया मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। तो मैटिल्डा बोलती है, हाँ, यस, क्योंकि आपने तब नहीं पहचाना उसको, आपने बिल्कुल भी नहीं पहचाना, क्योंकि वो एक जैसे थे। और मैटिल्डा ने, फिर मैडम फॉरेस्टर ने स्माइल किया बड़े प्राउड के साथ और सिंपल जॉय। फिर क्या बोला मैडम फॉरेस्टर ने उसको, मैडम फॉरेस्टर ने अब उसको टच किया और उन दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी मैटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो फॉल्स था, वो नकली था। उनका सिर्फ कीमत 500 फ्रैंक्स था, 500 फ्रैंक्स, ठीक है? इस तरह बेटा ये कहानी खत्म हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है। एक तो ये, अगर एक इंसान ज़िंदगी में सच्चा रहेगा, तो शायद मुसीबतों का सामना ना करना पड़ेगा। अगर मैटिल्डा ने इतना किया होता कि सारा सच बोला होता, किसको? किसको बेटा? मैडम फॉरेस्टर को, जब उसको नेकलेस खो गया तो यही 500 देने पड़ते, तो उनकी ज़िंदगी इस तरह ना गुज़रती। दूसरा कि अगर मैटिल्डा ज़िंदगी में ग्रेटफुल रहती, जो कुछ उसको ज़िंदगी में मिला था उस चीज़ के साथ रहता, तो शायद ज़िंदगी बहुत और ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है? तो ये लेसन्स हमें इसमें मिल जाते हैं। ठीक है मेरी जान, क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक अब समझ आ गया आपको। अब है हमारी स्टोरी नंबर 2, दैट इज़ एबिली। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी ये भी है बेटा। स्टोरी नंबर 2 है आपकी
इट्स ऑल अबाउट द जनरेशन गैप। क्योंकि जब आप देखते हो ना बेटा, हमारी आइडियोलॉजी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर्टिकुलरली जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हुए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हुए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक जनरेशन की गैप है ना? और जैसे हम दुनिया को आज के दौर में समझ लेते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और समझते हैं। उनका नज़रिया कुछ और है इस को लेते हुए। ठीक है बेटा, तो आज हम इस एबिली के बारे में पढ़ेंगे। ये लिखी है अब्दुल गनी शेख ने, एक खूबसूरत सी शॉर्ट स्टोरी, जो एक लद्दाखी राइटर है, उसने एबिली के बारे में लिखा, इस ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है। ठीक है, ये अब्दुल गनी शेख है, उसने ये कहानी लिखी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है हमारे इस शॉर्ट स्टोरी का, कह रहे कि आजकल, मतलब आज के दौर में, दोनों, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों मॉडर्न एजुकेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हासिल करने के लिए क्या करते हैं, मतलब उसको हासिल करते हैं। दोनों, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, वो इस मॉडर्न एजुकेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हासिल करते हैं एक अच्छी जिंदगी के खातिर। और जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं अब्रॉड जाने में भी इस हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए। और इस हायर एजुकेशन को हासिल करने में लद्दाख भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लद्दाख भी जाता है और वहां के भी बच्चे इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एजुकेशन को हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, कह रहे कि लेकिन उस चीज को लेते हुए हमारे ओल्ड एज का, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी रिएक्शन क्या है इस ट्रेंड को, और पर्टिकुलरली जो हमारे ओल्ड इलिटरेट माए या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे घरों में, उनकी क्या है पर्टिकुलरली, उनकी रिएक्शन उसको लेते हुए क्या है, वो चीज तो बड़ा डिबेटेबल है आज। और हमें कहानी है यहाँ पे एक औरत की, एक लेडी की, एक बूढ़ी दादी की, जिसका नाम है एबिली। अब क्या है कि एबिली भी इसी तरह रिएक्ट करती है जब उसकी ग्रैंड डॉटर रुखसाना अपनी हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए श्रीनगर जाती है। ठीक है, क्योंकि श्रीनगर में है, ऐसा है, सिनेमाज है, मोटर ट्रांसपोर्ट है। फिर बता रहे हैं हमें कि आप इस कहानी से गुजर जाइए और खुद देखिए क्या एबिली जस्टिफाइड है उसकी रिएक्शन में कि नहीं। क्या आपकी ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं ऐसी सिचुएशंस पर? हाँ, फिर क्या बता रहा है ये जो, ये स्टोरी है ना जो अब्दुल गनी शेख ने लिखी है, ये हमें पेश कर देती है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ जनरेशन गैप। इस चीज को याद रखना। द स्टोरी पोर्ट्रेज बिफोर अस द प्रॉब्लम्स ऑफ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के बारे में ये स्टोरी हमें बता देती है कि जनरेशन गैप क्या होती है। इस जनरेशन गैप के बारे में हमें बता देता है हमारे और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के आइडियोलॉजीज में क्या फर्क है, पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। राइट, समझ बात आ रही है ना बेटा? चलिए करते हैं शुरुआत। देख लो, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कह रहे कि जब एबिली ने एक न्यूज सुनी, किस चीज की, अर्थक्वेक की, कि जलजला आया था कहां पे, टर्की में, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं। जब उसने ये न्यूज सुनी है ना, वो एक्शन हो गई है, पेल हो गई है। ठीक है, और उसके आंखों में आंसू बहने लगे हैं और कहने लगे, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, आप ही रहीम ओ करीम हो। हाँ, आप ही रहम करने वाले हो, आप ही मर्सीफुल हो, आप ही बेनवलेंट हो। अब मेरी रुखसाना का क्या करना, भला करना, उसको बचा लेना। हाँ, ठीक है। तो हमारा नैरेटर यहां पे बता रहा है कि हम सब हंसने लगे, मतलब जोर जोर से हम हंसने लगे। और फिर बता रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई था, नैरेटर बोल रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई था, जिसका नाम यहाँ पे बोला गया है कागा। ठीक है, कह रहे कि कागा ने अब एबिली को बोला, क्या बोलने लगा उसको, अरे एबी, रुखसाना श्रीनगर गई है। ठीक है, और ये जलजला, ये अर्थक्वेक ने किसको हिट किया, टर्की को, जो हजारों मील दूर है श्रीनगर से। तो आप क्यों इतना रो रही हो? ठीक है, कहने की, लेकिन उसके आंसू अभी भी टपक रहे थे, उनके उन, मतलब ना इन sunken cheeks से, sunken cheeks माने जो झुर्रियों से भरे हुए हैं। ठीक है, फिर नैरेटर यहां पे बता रहा है कि आसान नहीं है हमारी एबी को दिलासा देना या उसको ये बात समझाना कि ये दुनिया इतना बड़ा है कि जिसमें तकरीबन 200 ममालिक है, और ये दुनिया हमारे गांव की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ 40 या 50 घर है। क्योंकि ये आसान नहीं था हमारे एबी को समझाना। ठीक है बेटा, फिर क्या बता रहे हैं, कह रहे कि वो बहुत ज्यादा, मतलब एप्रीहेंसिव थी, मतलब वो बहुत ज्यादा एंशियस, परेशान थी तब से, जब से रुखसाना श्रीनगर की ओर चली गई थी। ठीक है, कह रहे कि जिस गाड़ी में, जिस बस में रुखसाना सफर कर रही थी, वो
बीच रास्ते में खराब हो गई है। ब्रोकन डाउन माने खराब होना, ठीक है। कह रहे कि बीच रास्ते में खराब हो गई है। जब एबिली को पता चला कि गाड़ी खराब हो गई, एबिली अब अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यू करने लगी। क्या? अगर बस खराब हो गई, अगर बस ब्रोक डाउन हो गई, इसका मतलब है कि रुखसाना मरी हुई होगी, वो बची नहीं होगी। फिर क्या बता रहा है? उसको मनाना, उसको कन्विंस करना। हमें क्या करना पड़ता था? हमें एक पावरफुल और इफेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था उसको समझाने के लिए। अरे ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? यार कि कागा ने अब एट द एंड उसको कंसोल किया दोबारा और बोला एबिली को, अरे एबिली, अगर बस खराब हो जाए, अगर वो काम करना बंद करे, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बस अक्सर खराब हो जाते हैं जर्नी के दौरान। कभी-कभार उनका जो ऑयल होता है, तेल जो होता है ना, ऑयल, वो कभी-कभार फ्रीज़ हो जाता है या कभी-कभार उनके इंजन्स के नट्स एंड बोल्ट्स वो मतलब ना वो खराब हो जाते हैं, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वो फंक्शन नहीं करते हैं। फिर एक ड्राइवर गाड़ी को साइड में पार्क कर देता है, फिर उसको रिपेयर कर देता है और जैसे ही रिपेयर करने के बाद गाड़ी दोबारा ठीक हो जाती है और गाड़ी चलने लग जाती है। ठीक है? फिर अब यहाँ पे नैरेटर हमें और एक बात बता देता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता था, कोई भी न्यूज़ एबिली के सामने लाना, ठीक है? जैसे कि डेली हैपनिंग्स, जैसे जैसे कि कहीं पे कोई गाड़ी किसी खाई में गिरना या कहीं पे रेलगाड़ी का पटरी से उतरना या इसी तरह कहीं पे एरोप्लेन का गायब हो जाना या किसी जुलूस पर गोलाबारी या उन पर फायरिंग हो देना। मतलब इस तरह के न्यूज़ से हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता था। क्या है कि अगर ऐसे चीज़ों के बारे में उसको पता चलता, तो बहुत मतलब एंडलेस क्वेश्चंस वो हमारे सामने रखती थी। क्या ऐसे क्वेश्चंस, क्या मेरी रुखसाना सेफ है? क्या मेरी रुखसाना उसी बस में ट्रैवल करती थी? लेकिन यहाँ से रुखसाना तो बहुत शौकीन है, वो ज़रूर उसी जुलूस में गई होगी, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछती। तो यहाँ पे कंडीशन दिया जाता अगर एबिली को इस तरह के बातों का भी पता चलता। फिर क्या बता देते हैं? फिर हम हँसा करते थे और अभी हम हमें फिर डाँट देती थी दोबारा कि रुखसाना को श्रीनगर भेजने के लिए। जब वो अपने उस हेल्पलेसनेस को बयान करती थी। कह रही कि फिर हम अबी को कम्फर्ट करते थे और बोला करते थे उसको, "अरे एबिली, श्रीनगर एक माउंटेन रिज़ॉर्ट है। मतलब एक माउंटेन रिज़ॉर्ट है, जहाँ पे पहाड़ है। और इसको पूरी दुनिया में पैराडाइस ऑन अर्थ कहते हैं। मतलब ये जन्नत बेनज़ीर है और हज़ारों में दुनिया से टूरिस्ट्स आते हैं कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए, कश्मीर को सैर करने के लिए। कह रहे कि हमने हर तरह कोशिश की उसको समझाने की कि रुखसाना श्रीनगर में किसी होपलेसनेस की वजह से नहीं है, किसी डेस्परेशन में नहीं है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी बनाने गई थी। वो अपनी फर्दर एजुकेशन को हासिल करने गई है और एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए गई है। ठीक है? फिर क्या बता रहे हैं? कह रहे कि जब हमने फिर इसको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट स्प्रिंग में हम उसको कहाँ लेके जाएँगे? श्रीनगर लेके जाएँगे। लेकिन कह रहे कि अभी उस बात पर साइलेंट हो गई है। कह रहे कि अगर हमने इस सब्जेक्ट के बारे में बात की होती ना रुखसाना के पहले, रुखसाना के जाने से पहले अगर हमने की होती, तो वो दोबारा हमें क्या बोलती? वो हमें मतलब ना दोबारा गुस्से में आके बोलती कि और अपना मतलब दाँत अपने इसमें रख के डिक्लेयर करती कि मैं अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, ठीक है? फिर क्या हुआ? अब नैरेटर बता रहा है कि श्रीनगर तो साइड में छोड़ो, हमारी अब्बी कभी मतलब अपने घर से 10 मील भी बाहर नहीं गई है। बट 2 साल पहले कुछ 8 इयर्स के गैप के बाद क्या हुआ था? वो एक लेह टाउन में गई थी, वहाँ पे एक एनुअल डॉसमोस फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, ताकि जितने भी पुराने मतलब ना वो इविल्स हैं उनको अपने टाउन को उन सब से पाक करना, उनसे साफ करना। और वहाँ पे उसने बहुत सारे मास्क डांसर्स, म्यूजिशियंस को देखा है, एक जुलूस में जाते हुए। कहाँ से? पैलेस से वो मेन बाज़ार से गुज़र रहे थे, ठीक है? और वहाँ पे उसने मॉन्क्स को भी देखा है, वहाँ पे वो ऐसे उन पुतलों को जला रहे थे और कुछ थ्रेड भी लगा रहे थे, धागा लगा रहे थे और उसमें जितने भी म ओल्ड ईयर के हंग्री एंड हार्मफुल स्पिरिट्स थे, उनको उस धागे के अंदर वो पकड़ रहे थे और मतलब अपने इस टाउन को हर बुराई से पाक कर रहे थे। ये उनका अपना मानना है। कह रहे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हसल-बसल था, बहुत ज़्यादा शोर था, भीड़ था और उस इवनिंग जब एमिली वापस घर आई थी ना, वो सिर्फ़ कंप्लेंट कर रही थी। क्या बता रहे? "अरे! मेरा सर चक्कर खा रहा है। अरे! वहाँ इतने लोग थे कि साँस मतलब मुझसे नहीं लिया पाता था। अब मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगी।" तो इस तरह सॉरी मैटिल्डा नहीं, इस तरह एमिली की रिएक्शन होती थी।
कह रहे हैं कि उन्हीं दिनों में क्या हुआ था, हमारे घर एक दूर-दराज़ रिलेटिव आई थी, ठीक है? कह रहे कि जब वो हमारे घर आई थी, वो कहाँ रहती थी? दिल्ली में रह रही थी। कह रहे कि एबिली ने उसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ किया किया नहीं था और वो उसकी ओर घूर रही थी। फिर उसके बाद कह रहे कि हमने अपनी हँसी को रोक लिया था, एट द एंड हमने उसको बता दिया था एबिली को कि ये कौन है? ये डोलमा है। कह रही कि जब उसने सुना कि ये डोलमा है, वो हैरान हो गई। फिर उसके बाद वो कहने लगी डोलमा को, "अरे! मैं सोच रही थी कि हमारे घर में कौन मेम मेम साहब टपक गई है।" उसके बाद वो डोलमा को कहने लगी, "अरे डोलमा, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने?" तो वो डोलमा ने कुछ भी नहीं कहा और वो उसको हँस रही थी और उसके बाद वो डोलमा को कहने लगी कि आप कहाँ से आई हो? हाँ, यहाँ डोलमा ने उसको बोला, "अम्मा, मैं दिल्ली में रहती हूँ।" ठीक है? फिर जब ये बात सुनी है तो एबिल ने उसको कहा, "अच्छा, आप वहाँ रह रही हो, दिल्ली में, इसका मतलब है कि आप रोज़ फिर अ, रुखसाना को मिलती होगी?" तो उसके बाद उसने उसको बोला, "अम्मा, क्या? अम्मा, दिल्ली तो बहुत दूर है श्रीनगर से।" हुँ, फिर उसके बाद ये उसको बताने लगी कि "एबिली, क्या आपको रुखसाना को कभी नहीं मिली फिर?" और ये बहुत उदास हो जाती है। तो ये बता देती है अब डोलमा उसको, "अरे! मैंने 2 दिन श्रीनगर में दे दिए हैं जब मैं वापस आ रही थी, हाँ, ऑन द वे में, ठीक है? मैंने कोशिश की रुखसाना को मिलने की, बट मैं लोकेट नहीं कर पाई उसके घर को, अम्मा।" फिर उसके बाद उसने बोला एबिली ने उसको, "अरे! आपने क्या किया है?" और वो बहुत हर्ट हो जाती है। "आप श्रीनगर में थी, आप नहीं जान पाई मेरे ग्रैंड डॉटर रुखसाना का घर।" तो उसके बाद नैरेटर कह रहा है कि मेरे सिस्टर इन लॉ ने उसको बीच में टोक के बोला एबिली को, "अरे एबिली, श्रीनगर तो एक बहुत बड़ी सिटी है। वहाँ पे तकरीबन 5-6 लाख की आबादी है। हाँ? लोग कैसे जानेंगे किसी को जब तक उनको पूरा कंप्लीट एड्रेस उसका ना हो?" तो उसके बाद एबिली ने इस बात पर क्या बोला, "हर एक की ही बोलते हो।" तो एबिली का ट्यून इतना सीरियस था और उसके आँखें आँसुओं से भर गई। ठीक है? फिर नैरेटर आके यहाँ बता रहा है कि एक और फनी एपिसोड मुझे याद है अपने एबी का। मतलब वो कह रहे कि मैं बहुत छोटा था उन दिनों। कह रहे कि मेरा जो अंकल था वो कभी-कभार गाँव आता था, शिकार करने के लिए, ठीक है? फिर क्या हुआ था, उस एक बार उसने मेरे अंकल जब वापस आए टाउन से और वो डबल बैरल्ड गन को मतलब गाँव में ही छोड़ के गया। फिर आगू जो था, आगू ने उस गन को कहाँ पे रखा था? किचन में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे रिलेटिव्स के, इन-लॉज़ के, वो अक्सर जमा हो जाते थे, ठीक है? अभी इतनी परेशान हो गई कि वो 2 रातों के लिए सो नहीं पाई। क्यों? वो किचन को गार्ड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी, कोई बच्चा गन को टच ना करे। क्योंकि उसको ऐसा लगा था, उसका ऐसा मानना था एबिली का कि जैसे ही गन को हाथ लगाया जाएगा तो वहाँ से गोले निकल जाएँगे, सब मर जाएँगे। तो इसीलिए वो कह रहे कि वो तो किचन को बंद कर देती, अगर ये कोई और रूम होता, लेकिन किचन को कैसे वो बंद कर देती, ठीक है? फिर कह रहे कि जब अबा वापस आया और आगू वापस आए, ये दोनों जब अबा एंड आगू जब वापस आए गाँव तीसरे दिन, जब उन्होंने ये इस सिचुएशन के बारे में सुना, कह रहे कि वो फ्लोर पर आ पड़े हँस-हँस के, मतलब बहुत ज़्यादा हँस रहे थे, ठीक है? और नैरेटर हमारा कह रहा है कि मैं भी कभी-कभार अपने दादी का मतलब ना उसके उस सिम्प्लिसिटी का फ़ायदा उठा रहा था। कैसे? कह रहे कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे ना, वो फिर क्या करते थे ना, घर में जब आते थे ना, वो घर में पतंगे बना देते, नोटबुक उसको फाड़ देते थे, बोर्ड्स अपनी इन मतलब ना मतलब अपने फिंगर्स से, जैसे वो बराबर इन सीज़र्स की तरह है, उनसे उनको फाड़ देते थे ये नोटबुक्स को काइट्स एंड बोर्ड्स बनाने के लिए। फिर क्या बता रहा है? कह रहा है कि मैं एक मतलब ना एक टीयरफुल फेस बना के मैं एबी के पास गया और उसको बता दिया कि ये पेपर्स मेरे ऑफिशियल हैं। अगर उनको मतलब तोड़ा गया, अगर उनको काटा गया, मुझे पेनलाइज़ किया जाएगा, ठीक है? और कह रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स एक मैजिक की तरह काम कर गए उसके लिए और उन्होंने क्या किया था, मेरे सारे पेपर्स को इतने अच्छे केयर से क्या किया है, इंटेंस केयर के साथ उनको संभाल के रखा था कि किसी बच्चे ने जुर्रत भी नहीं की उन पेपर्स की ओर देखने, काटने की तो बात ही नहीं है। कह रहे कि वहाँ पे ये बात खत्म नहीं हुई है। उसने हर तरह के टिडबिट्स को क्या किया था, हर तरह के टिडबिट्स को सँभाल के रखा था। इवन कह रहे कि जब मैं बाहर था, फिर जब मैं गाँव वापस आया था, तो वो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, कुछ ग्रोसर से पेपर्स और वो जो स्नफ-स्नर या रैपिंग स्पाइसेस, मतलब ना वो कागज़ में जब वो सारा कुछ आप सामान लाते हो दुकान से, उन कागज़ को भी उसने सबको जमा किया था। कह रहे कि फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि सारे ग्रैंडमदर्स डिस्पाइट देयर वेरिड बैकग्राउंड्स सब सिमिलर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उनकी रिएक्शन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हुए है। करके हमारे नेबरहुड में भी जितने भी बाकी ग्रैंडमदर्स थे, वो भी हमारे एबी जैसे ही थी। हाँ,
कह रहे कि एक बार क्या हुआ था, जब हमारी नेबरहुड में एक ग्रैंड मदर जो थी, जब उसने एरोप्लेन को देखा, वो उसको बड़े ऑनरिक स्पीच के साथ बताने लगी। क्या कहने लगी? अरे प्लेन साहब तो आ गया है, अरे प्लेन साहब ने लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना होगा, जब उसने इसको बहुत ज़्यादा शोर उसका सुना है। फिर कहने लगी, अरे आज तो प्लेन साहब बड़ा दिख रहा है, हाँ? ये वर्ड्स वो सारे बता देते थे जब भी पहली बार उन्होंने प्लेन साहब को देखा। कह रही कि एक बार जो हमारी एबी थी, अनदर एबी जो थी, जब पहली बार उसने किसको देखा था? प्लेन को देखा था। वो चली गई प्लेन को ग्रीट करने के लिए और उसने अपने एक बास्केट में घास लेके गई थी प्लेन को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे जो ये ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, किस तरह वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हैं। कह रहे कि एक और एपिसोड है जो हमारे एबी के साथ रिलेटेड है। वो क्या? कह रहे कि हमारी एबी और एक और एबी हमारी कम्युनिटी की, कह रहे कि जब वो फ़िल्म देखने के लिए गए थे, ये शायद उनकी पहली फ़िल्म थी और प्रोबेबली लास्ट भी थी। क्यों? क्योंकि उनकी आई साइट बहुत कमज़ोर थी। वहाँ पे उन्होंने जो वो मूविंग इमेजेस देखे हैं ना स्क्रीन पर, कह रहे कि ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। कह रहे कि उन्होंने मूवी कम देखी है और कंप्लेंट ज़्यादा की है, हेडेक और नोज़िया की, ठीक है? कह रहे कि शॉर्टली फिर क्या हुआ है, मेरे एल्डर सिस्टर की मदद से वो समझ पाए हैं मूवी का इम्पोर्टेंट थीम क्या था। कह रहे कि इन इम्पोर्टेंट थीम्स को वो समझ गए फ़िल्म की कि ये क्या था, मदर इन लॉ हैरास कर रही थी अपनी डॉटर इन लॉ को। दैट मीन्स सास-बहू वाली लड़ाई थी वो। एक सास अपनी बहू को ज़ुल्म कर रही थी, इसी बारे में ये कहानी थी। कह रहे कि नेक्स्ट डे जब मैंने देखा, कह रहे कि दोनों एबीज़ रूफ टॉप पर बैठे हुए थे और वो ज़हर उगल रहे थे। मतलब उनके वो बहुत बुरा-भला कह रहे थे मदर इन लॉज़ की दुनिया के बारे में। और फिर क्या बता रहे थे? खुदा हमें बचाए उनके कहर से, हाँ, उनके मुसीबत से। फिर क्या हुआ? कह रहे कि इंसिडेंटली क्या हुआ था, एक हमारे नेबरहुड की एक गर्ल की शादी जो हुई थी ना, उसको अच्छा नहीं बनती थी अपनी सास के साथ। कह रहे कि तब से जब भी कोई इस फ़िल्म को मेंशन करता था, ये अबीज़ इमीडिएटली गालियाँ, गलौच स्टार्ट करते थे मदर इन लॉज़ के बारे में, ठीक है? कह रहे कि और एक नेबरिंग एबी जो थी ना, वो भी क्या थी? हमारी एबी की एज की थी, मगर वो एक फ्राइटनिंग वुमन थी। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो। कह रहे कि वो एक फ्राइटनिंग वुमन थी, ठीक है? कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाती थी और वो एक शेरनी की तरह चीखती थी और उसको अपना स्टाइल था हर एक मैटर को सॉल्व करने का, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या डोमेस्टिक टेल्स हो। कह रहे कि कुछ मंथ्स पहले क्या हुआ था, जब मैं एक स्टेयरकेस में बैठा हुआ था, एक किताब को पढ़ रहा था और मैंने 2 एबीज़ को आपस में बात करते हुए सुना है और वही हर दिन की एक बातें, जो रोज़मर्रा बातें हो जाते हैं, जो मेरे कान इनसे बखूबी वाकिफ़ थे, वही बातें हो रही थी। कह रहे कि श्योरली फिर वो दोनों एक-दूसरे से कह रहे कि हाँ, श्योरली ये एक सिग्नल है कि कयामत का दिन नज़दीक है। जब भी वो ये इस फैक्ट जब भी वो किसी एक्सीडेंट के बारे में सुना करते थे कि एक एक्सीडेंट में एक साथ 2 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है? कह रहे कि ये बातें वो कह रहे थे कि हाँ, मौत करीब है या कयामत नज़दीक है। या वो फिर कभी अगर किसी औरत को बड़े अच्छे कपड़ों में देखते थे ना, फिर वो बोलते थे उसपे क्या पड़े डायमंड, डेज़िग्नेट मतलब उसको बुरा-भला कहते थे, ठीक है? कह रहे कि उसी कन्वर्सेशन में जो ये नेक्स्ट डोर एबी थी ना, उसने हमारे एबी को रुखसाना के वेल-बीइंग के बारे में बोला और जैसे ही एबी उसको जवाब दी, उसके बाद ये उसको इन्फॉर्म कर रही है कि मैंने सुना है कि श्रीनगर में सैलाब आए थे, फ्लड्स आए थे। कह रहे हैं कि मैंने जल्दी-जल्दी किताब बंद की जो मैं पढ़ रहा था। कह रहे हैं कि मैं अब इंतज़ार कर रहा था एबी की रिएक्शन की। जैसे ही ये बात आई तो एबी ने उसको बोला ला! अरे! ओह गॉड! और वो चीख के बोलने लगी फ्लड्स! अरे! आपने कहाँ से ये सुनी है हाजरा ये नेक्स्ट डोर कौन थी? हाजरा। ये अभी कौन थी? हाजरा ये न्यूज़ कहाँ से सुनी है? तो हाजरा ने बोली कि ये मैंने कल रेल डी पे सुनी है। रेल डी नेक्स्ट डोर अभी रेल डी किसको बता देती थी? रेडियो को, ठीक है? तो उसने बोला वल्लाह नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। तो अभी बोलने लगी अरे मुझे वल्लाह किसी ने नहीं बोला इसके बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट डोर अभी बोलते हैं क्या बशीर ने भी नहीं बोला? तो उसने अभी ने बोला आह भर के बोला आपको नहीं पता है कि मेरे ये बेटे कैसे हैं? ये मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं। यानी कि कुछ मोमेंट्स के बाद उसने हमारे अभी ने उसको बोला हाजरा को, "चलो हाजरा मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा दिल ध धड़क रहा है ज़ोर-ज़ोर से।" यानी कि फिर मैंने अपने अभी के इन फुटस्टेप्स को सुनते हुए सुना मैंने कि वो नीचे की ओर आ रहा है और मुझे पता चला कि अब हम पर एक बहुत बड़ी आफ़त आने वाली है। और कह रहे कि फिर मैंने उसके उन नीचे आते हुए उन अपने कमज़ोर फुटस्टेप्स की आवाज़ जैसे मैंने सुनी है और मैं भी इस जब किताब को वहाँ से जहाँ से मैं किताब पढ़ रहा था और उसके बाद मैं भी नीचे आया था और जैसे ही वो नीचे आई और वो हम सब पर
आप बड़ी चीखने लगी। क्या बोलने लगी? क्या मैंने नहीं बोला था आपको रुखसाना को श्रीनगर ना भेजो? लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया मेरी बात के ऊपर। मैंने नहीं बोला था उसको श्रीनगर मत भेजो। कह रही कि उसी बात पर कागा ने उसको बोला, "अरे क्या हुआ?" तो वो जवाब देने लगी, "अरे वहाँ पे श्रीनगर में फ्लड्स आए हैं।" एबिली अपने हाथों को ऐसे हिला रही है, बड़े मतलब वो एजिटेशन वो कर रही है। तो कागा ने बोला, "तो क्या?" कागा अब इरिटेट हो गया और कहने लगा उसको, "अरे श्रीनगर तो बड़ी सिटी है, वहां पे सैलाब भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, आग भी लगता है, तो ये तो आता रहता है, ये तो चलता रहता है।" तो यहां से कहने लगी एबी, "एनफ एनफ, मैंने बहुत सुना।" और उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और उसके आंखें आंसुओं से भर गए और आंसू टपकने लगे। कह रहे कि कुछ दिनों तक एबेली का ये जो शक था ये अभी खत्म नहीं हुआ और वो बहुत खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? कह रहे कि अब हमने डिसाइड किया क्या हम कह रहे कि अब उसने डिसाइड किया कि वो कागा के साथ जाएगी और मेरे साथ जाएगी किस पर? ट्रिप श्रीनगर। ठीक है? अब हमें श्रीनगर जाना था और अब इसने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगी। कह रहे कि रास्ते में क्या हुआ था? वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई, वोमिटिंग से, चक्कर से, ठीक है? कह रहे कि फिर हमने एक रात कारगिल में गुजारी, फिर नेक्स्ट डे हम कहाँ पहुंचे? श्रीनगर पहुंचे। जैसे ही फिर श्रीनगर पहुंचे, कागा ने अब अबी को बोला, "अरे अबी, आप इतना ज्यादा परेशान थे रुखसाना के बारे में, देखो अब वो कितनी हार्टी एंड हेल्दी है, देखो कैसी दिख रही है, खुद देखो उसके जो ये चीक्स है, देखो कितनी फियर और कितनी रेड चीक्स हो गए हैं उसके, मतलब कितनी हेल्दी हो गई है।" एबिली आई, रुखसाना को गले लगाया और बहुत रोया और 2 दिन रेस्ट करने के बाद रुखसाना ने उसको श्रीनगर घुमाने के लिए लिया और अबी को कहने लगे, "अबी देखो कितनी बड़ी और खूबसूरत सिटी है ये श्रीनगर। अबी देखो ये डल लेक है। अबी देखो ये निशात बाग है। ये शालीमार गार्डन्स है। ये नेहरू पार्क है। ये चार चिनार है। ये सारी जगह श्रीनगर के दिखाए।" कह रहे कि 4 दिन तो अच्छे से अब गुजर गए हैं। 4 दिनों तक कोई कंप्लेंट नहीं था, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तीसरे दिन एबिली ने कहा, "मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं वापस लह जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ, मैं अपनी डॉटर जमीला को मिस कर रही हूँ, मैं अपने ग्रैंड डॉटर हलीमा को मिस कर रही हूँ, मैं लिटिल जावेद को मिस कर रही हूँ, मतलब सबको मिस कर रही हूँ। अब मुझे जल्दी क्या करो, घर वापस लेके चलो।" कह रहे कि उसने इतना इंसिस्ट किया है हमें वापस जाने के लिए, इस तरह के हमें उसी इवनिंग क्या करना पड़ा, रिटर्न टिकट्स को खरीदना पड़ा लेह की और हमारे लिए भी और अपने एबी के लिए भी। आई बात समझ बेटा? तो ये हमारी कहानी थी एबी के बारे में, एबिली के बारे में। आई होप बेटा यहां तक हर एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है मेरी जान, बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आई होप सो। ठीक है बेटा, यहां तक हमारे ये 2 चैप्टर्स, 2 शॉर्ट स्टोरीज कवर हो गए हैं। चलिए बेटा, अब अपने आप को जोड़ने के लिए कहा बेटा, एक तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको ऑन टाइम मिले, तो उस चीज के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और जेके बॉस वाला के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दीज क्यूआर कोड्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक आज का सफर था और यहां तक हमने 2 शॉर्ट स्टोरीज को खत्म कर लिया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, है ना बेटा? न कि इतना ही, मुझे उम्मीद है बेटा आप अच्छे से फोड़ दोगे, अच्छे से फोड़ दोगे और एग्जाम को इस तरह करोगे कि सारा कुछ आप लिखोगे। ठीक है बेटा, तो हमारे दुआएं हमेशा आपके साथ है और हमेशा जेके बॉस वाला आपके लिए खड़ा रहेगा, जिस तरह लास्ट ईयर इसी तरह आगे भी और इस साल भी। तो बेटा अपना ख्याल रखे, हमें भी अपने दुआओं में याद रखे और बहुत सारा प्यार, प्यार के साथ-साथ आपको मेहनत, हाँ, प्यार तो है हमारा, बट हमारा प्यार और आपकी मेहनत जब एक साथ मिलेंगे तो रंग दिखाएगी। तो बेटा अब एग्जाम करीब है तो मेहनत अब करनी है, अभी से करनी है। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।